जो लद्दाख की राइड होती है वो काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है अपनी लाइफ में उसको पूरा करने का। और मैं मतलब काफ़ी अपने आप को लकी समझता हूँ, लेट लकी कि एटलीस्ट वो पूरा हुआ मेरा। तो आप लोग जो इसको देख रहे हैं और प्लान कर रहे हैं, भगवान करे आपका भी हो। लेकिन हम हमेशा ये चाहते हैं और जब भी लद्दाख जाने की सोचते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लेकर जाएं, क्या लेकर नहीं जाएं, कहाँ से जाएं, कब जाएं और कहाँ नहीं रुकना है, कहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरी लद्दाख सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उसको चेकआउट कर लेना प्लीज़। तो वीडियो में बने रहना अंत तक। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने एक्सपीरियंस की लद्दाख सीरीज़ की वह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन इन अ न्यू फ्रेश वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं लद्दाख की। तो भाई साहब, लद्दाख का जो मेरा रूट था, सबसे पहले मैं रूट की बात करना चाहूँगा। जो मैंने लिया था श्रीनगर का लिया था, वाया श्रीनगर में गया था। उसको जाने का एक रीज़न ये भी था कि आपको सिर्फ लद्दाख ही नहीं जाना, यू विल एक्सप्लोर कश्मीर ऑल्सो, विच इज़ वेरी वेरी मच नाइस प्लेस एंड मस्त है। लद्दाख से ज़्यादा अच्छा हो सकता है अगर आप ग्रीनरी पसंद करते हैं। अगर आप श्रीनगर से जाते हो तो आपको बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो आप इजीली एक्लेमेटाइज हो जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के साथ इफ़ यू आर गोइंग बाया श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से ले जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है। सिर्फ जोजिला पास आता है। जोजिला पास इजीली अगर कवर हो जाता है। वैसे बस थोड़ा सा मुश्किल टेरेंस है, मतलब ट्रक व्रक बहुत चलते हैं तो वहाँ से थोड़ा बच के रहना पड़ता है, बाकी सब बढ़िया। कारगिल वॉर मेमोरियल जो बहुत अच्छी जगह है, जो हमने नहीं देखी, वो हमारे ना देखने का एक ही रीज़न था, क्योंकि वो कोविड की वजह से बंद थी। तो वहाँ हम अनलकी रहे थोड़ा सा। होती तो मतलब मेरा बहुत मन था। और शेरशाह अभी मूवी रिलीज़ हुई है, आपको पता ही होगा, आपने शायद देखी होगी। तो उसको देखने के बाद तो और ज़्यादा मन कर गया है। वो हमने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। क्या करें, कोविड की वजह से वो बंद था तो कुछ कर भी नहीं सकते थे हम। लेकिन आप अगर जाओ तो ज़रूर कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास में पड़ता है वो। कारगिल नाम सुन के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, द्रास में ही पड़ता है। द्रास से अराउंड 5 किलोमीटर आगे ही पड़ जाता है, तो वहाँ ज़रूर जाना। श्रीनगर में अपना डल लेक घूमो, शिकारा वगैरह घूमो। और हाँ, श्रीनगर में आपको प्लीज़ हाउस बोट में मत रुकना, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और एकदम बाउंडेड होती है, आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आप हाउस बोट में रुकोगे तो आप बाय रोड, मतलब जो श्रीनगर की मार्केट हैं और फूड्स हैं, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत लिमिटेड हो जाओगे उसमें रहकर। हाउस बोट में ही रह जाओगे और उन्हीं का खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से आप जाओगे कैसे, तैर के तो जा नहीं सकते। उनकी फिर वो बोट वगैरह शिकारा मंगाओ, वहाँ से जाओ, वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप श्रीनगर में होटल में रुकें। ठीक। और अब रूट की बात कर लेते हैं मनाली साइड से। मनाली साइड से अगर आप आ रहे हैं तो सिंपल, आप मनाली आओगे, मनाली रुकोगे, मनाली से आप आगे बढ़ोगे, सरचू रुकोगे या जिस पर रुकोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि सरचू में ना रुको। सरचू में थोड़ा AMS का भी प्रॉब्लम होता है और एल्टीट्यूड एरिया है, तो थोड़ा सा रिस्की क्या, वहाँ तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो अपने आप को सिक्योर रखो तो बेटर होगा। वैसे मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ, अगर आप वाया मनाली आ रहे हो तो पांग रुको। पांग एक जगह आती है, एक घाटी है मोरे प्लेन से पहले, वो बहुत ही सुंदर जगह है और सही है वो जगह, वहाँ आप रुक सकते हो। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो मनाली से ले भी पहुंच सकते हो, जो बहुत तेज़ बाइक चलाने वाले होते हैं। लेकिन बहुत तेज़ वहाँ चलती ही नहीं है मेरे दोस्त बाइक, बहुत ही ख़तरनाक और ख़राब रास्ता होता है। तो ऐसा ना करें कि, और आराम से जाएं, ज़्यादा हड़बड़ी ना करें।
क्योंकि थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है, और रास्ते को एंजॉय करने जा रहे हैं, आराम आराम से जाओ यार, क्या टेंशन है। बात करते हैं बाइक परफॉर्मेंस की। यार देखो, बाइक तो कोई भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाने वाला बंदा होना चाहिए, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप स्प्लेंडर ले जाओ, मैंने बहुत स्प्लेंडर देखी, एक्टिवा देखा, सब देखा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप, मतलब ये किसी की बातों में मत आना कि आपके पास हैवी बाइक ही होनी चाहिए तभी आप जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बाइक ले जा सकते हो, बस थोड़ा सर्विस वर्विस बढ़िया करा लेना और कोई टेंशन नहीं है। बाइक की लिमिट हो, उससे ऊपर मत जाना। लाइक अगर आप स्प्लेंडर ले जा रहे हो तो ये नहीं कि हाईवे, क्योंकि हाईवे का रास्ता काफ़ी आता है अराउंड, अगर मनाली से जा रहे हो तो भी अराउंड 250 किलोमीटर आपको हाईवे मिलेगा। अगर आप श्रीनगर की तरफ से जा रहे हो तो आपको 600 किलोमीटर हाईवे मिलेगा। तो ये नहीं कि उसको 100 की स्पीड में भगा के हाईवे पे उसके मतलब जूस निकाल दो। एकदम बाइक की लिमिट के हिसाब से उसे चलाना। ज़्यादा चाहते हैं कि बाइक भी हमारा साथ दे पूरा, तो उसमें बेटर है कि बाइक का भी हम ध्यान रखें अच्छे से। और बात करते हैं खर्चे की। देखो, खर्चा जो हुआ, मेरी जो ट्रिप थी वो थी 10 दिन की, ठीक है, 10 दिन की ट्रिप थी। और 10 दिन में आपको जो खर्चे होते हैं, आपकी बाइक का, फ्यूल का, आपके होटल्स का और आपके खाने का, हाँ, होटल्स को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आप अपना टेंट लेके जा रहे हैं तो आप अपना टेंट लगा सकते हैं। और फिर टेंट के साथ देखो बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो मैं टेंट वाला हिस्से को हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं टेंट लेके नहीं गया था, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं बता सकता कितना खर्चा आएगा। तो बात कर लेते हैं अपने सीधा मुद्दे पर आते हैं, अपने खर्चे की। देखो, खर्चा जो हुआ है मेरा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखा दूँगा कि मेरे जो बाइक चली है सबसे पहले फ्यूल की बात कर लेते हैं। मेरी जो बाइक चली है वो 2700 किलोमीटर चली है। 2700 किलोमीटर में आप लगा सकते हो, 2700 किलोमीटर के हिसाब से मेरी बाइक ने जो एवरेज दिया है वो था 40 का, 40 का, वो अराउंड 67 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करा है बाइक ने, 40 का एवरेज 2700 किलोमीटर के हिसाब से। तो ये बैठ जाता है भाई साहब 6750 रुपये का जो था मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ था। तो बात कर लेते हैं खाने की। खाने का जो खर्चा था मेरा, मैं ऑन एन एवरेज लगाऊंगा 300 रुपये पर डे। 10 डेज़ की ट्रिप थी तो सीधा 3000 रुपये ये हो गए। और बात करते हैं अपने होटल की, तो होटल का मैं सीधा लगाऊंगा 350 रुपये, ऑन एन एवरेज लगा रहा हूँ, क्योंकि एक जगह हमें बहुत महंगा होटल मिला था, आपने वीडियो में देखा होगा, श्रीनगर में हाउस बोट, वो बहुत बेकार था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो मत लेना। तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था, बाकी सब बढ़िया था। तो ऑन एन एवरेज 350 रुपीज़ हो गया होटल का, तो 10 डेज़ के हिसाब से 3500 रुपये। करते हैं एक और खर्चे की, जो अब तो नहीं होगा आने वाले उसमें, क्योंकि परमिट अब लद्दाख में हटा दिया गया है। तो परमिट में हमने दिए थे 650 ईच, 650 रुपीज़। तो ये भी एक मस्ट खर्चा था जो आपका होना ही था, लेकिन अब नहीं होगा, ये हटा देना अपने उसमें से। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ था। सीधा जो मेरा खर्चा बैठ रहा है वो है 14,000 रुपये का। तो 14,000 रुपये मेरे खर्च हुए हैं, मस्ट खर्च होने ही थे वो खर्च हुए हैं। देखिए, अब इसके अलावा देखो मेरे और भी खर्चे हुए हैं, आपको भी पता है, वो खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमको क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। एक मैं पिक शेयर कर देता हूँ आपको, ये देखो आप पिक, तो देख ली, ये पिक देख लिया आपने। इस पिक में मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखो, कुछ चीज़ें तो हैं ऐसी जो आपको ले जानी ही पड़ेंगी, जो ज़रूरी हैं यार। देखो, एक तो मेडिसिन्स आपको बहुत ज़रूरी है अपनी सारी, अगर आप कोई मेडिकेशन पे हैं तो वो तो ज़रूरी ले जाना। उसके अलावा आप फीवर और AMS, डायमॉक्स वगैरह ये सब ले जा सकते हो, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज़ एक जो बहुत मस्ट है वो आपको ले जाना है सन ग्लासेस। बहुत से लोग नहीं लेकर जाते हैं और आँखों को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है, आपको पता ही होगा। आपने जितनी भी लद्दाख की कोई फ़ोटोज़ देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि कितनी क्लियर फ़ोटो आती हैं। वो यही रीज़न है कि वहाँ धूप बहुत, मतलब बहुत एकदम क्लीन होता है, क्लीन एनवायरनमेंट होता है। तो वो बहुत ख़तरनाक भी होती है, UV रेज़ होती हैं उसमें, तो वो ख़तरनाक भी होती है। तो उसके लिए आप सनस्क्रीन ज़रूर लेकर जाना। कोई भी SPF 50 से ज़्यादा हो, प्लीज़ SPF 50 से ज़्यादा होनी चाहिए, ध्यान रखना। SPF 30 वहाँ काम नहीं करती है। और बात करते हैं, हाँ, आप थोड़ा मस्टर्ड ऑयल भी ले जा सकते हैं नाक में डालने के लिए। वहाँ पर नाक है ना बार बार सूखती रहती है, तो उसमें चांस होते हैं कि ब्लीडिंग भी हो सकती है आपकी नोज़ से, नोज़ ब्लीडिंग भी हो जाती है बहुत ईजीली। तो उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है मस्टर्ड ऑयल, आप नाक में 1-2 बूंद डाल लें और पानी खूब पिएं। पानी पीने में कोई कमी नहीं छेड़नी है, लेकिन ऐसा भी मत करना कि एक बोतल ली और गड़ पूरा 1 लीटर ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। उससे आपका पेट ब्लॉट हो जाएगा और फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर होगा सिप करके पिएं, थोड़ा थोड़ा पानी पीना ज़रूरी है। लेकिन पानी से आपको ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन की कमी वहाँ होती है,
और पल्स मीटर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग दिखाते हैं पल्स मीटर लेकर, ये देखो इतना ऑक्सीजन। देखो इससे क्या होता है, आपका माइंड सेट, आपका जो दिमाग है ना, इसके साथ खेलना है। अगर आपको पता चल गया ना, वहाँ पर आपने पल्स मीटर लगाया और आपने देखा कि मेरी ऑक्सीजन लेवल 70 है, तो आपके माइंड सेट हो जाएगा कि ओह मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो मैं तो बीमार, अब मैं बीमार पड़ गया हूँ या पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो इसलिए प्लीज़ पल्स मीटर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो लद्दाख में पेड़ बहुत लगा दिए गए हैं जगह जगह, तो थोड़ा ऑक्सीजन लेवल वहाँ बढ़ रहा है। ये एक लोकल ने मुझे बताया था कि पहले यहाँ पेड़ वेड़ थोड़े कम थे, तो इसलिए ऑक्सीजन लेवल थोड़ा प्रॉब्लम थी। अभी गवर्नमेंट वहाँ की पेड़ वगैरह लगाने की पूरी कोशिश, मतलब ग्रीनरी बढ़ा रही है, तो इससे अच्छा है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ चुका है वहाँ का। तो जैसे कि आपको पता चला होगा कि वहाँ लद्दाख से अभी परमिट हटा दिया गया है। वहाँ की गवर्नमेंट ने परमिट इंडियन सिटीजन्स के लिए हटा दिया गया, फॉरेन सिटीजन्स के लिए अभी भी है। तो अब तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो इसमें एक मैं चीज़ रिकमेंड आपको करना चाहूँगा, आप है ना सीधा अपना जहाँ आपको जाना है वहाँ जाएँ ना, ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ले एकदम बेकार जगह है, वहाँ पर कुछ नहीं है। आप सीधा अपना पेंगोंग लेक जाएँ, पेंगोंग लेक जाना है तो हान ले जाएँ, मतलब जहाँ आपको स्पेसिफिक आपने सोचा वहाँ ही जाना। तो सेफ्टी में जैसे मेडिसिन्स हो गई, ये तो आपने देख ही ली, मतलब ले ही लेते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन एक सेफ्टी होती है आपके पैरों की, जब आप वाटर क्रॉस करोगे ना भाई साहब, तो बहुत बड़ी बैंड बजने वाली। देखो वाटर क्रॉसिंग आती ही हैं, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कहीं भी नहीं मिलेगी आपको वाटर क्रॉसिंग, कहीं ना कहीं तो आपको टकराई जाएगी तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग। तो उसमें क्या होता है ना, आपको आपके जो सॉक्स हैं वो सारी रोल प्ले करते हैं आपको सर्दी से बचाने के लिए। तो अगर आपके पास पेयर ऑफ सॉक्स हैं एक्स्ट्रा तो वो बेस्ट होगा, जो मेरे साथ नहीं थे। तो पेयर ऑफ सॉक्स एवरी टाइम आपके पास होने चाहिए, सूखे हुए एकदम। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे ही आपकी वाटर क्रॉसिंग हुई, तो वाटर क्रॉसिंग में क्या होता है, पैर गीले हो जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपके पास अगर वाटरप्रूफ शूज़ हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ऊपर से पानी ना जाने पाए, तो ये ध्यान रखना कि ऊपर से पानी ना चले जाए। मेरे से वो गलती हो गई थी। एक्चुअली आप सबसे बढ़िया गम बूट्स ख़रीद सकते हैं अमेज़ॉन से, 750 रुपीज़ तक के आ जाते हैं। उसमें क्या है, आप ऊपर पहन लो रेन पैंट के अंदर से गम बूट रखो और रेन पैंट ऊपर से, तो पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा गम बूट्स के अंदर। मेरे से ही गलती हो गई थी, मेरे तो पूरा ये देखो, ये वीडियो देखो आप पूरा वीडियो। पानी डाल रहा हूँ ना, ये पूरा मेरे जूते एकदम पूरा भीग गए थे और मैंने सॉक्स भी नहीं उतारे थे, और जो मेरे स्पेयर्स में सॉक्स थे वो भी गीले पड़े हुए थे। तो जिंगजिंग बाग तक मेरी एकदम जम चुका था मैं, जिंगजिंग बाग में आने तक। और बारालाचला पास भाई साहब बहुत, मतलब सबसे ख़तरनाक तो मुझे वही लगा, मतलब मेरे रूट में। तो खारदुंगला वाज वेरी इजी, चांगला वाज ओके, नॉट वेरी इजी, थोड़ा मुश्किल वो भी था, लेकिन बारालाचला ज़्यादा था वाटर क्रॉसिंग की वजह से, और थोड़ा रश भी बहुत था वहाँ पर बारालाचला में। गमबूट आपको पानी से ही नहीं, सिर्फ पानी से ही नहीं बचाते, वो आपको पत्थरों से भी बचाते हैं। जो वाटर क्रॉसिंग में पत्थर होता है ना, एकदम बहुत नुकीले पत्थर होते हैं, वो बहुत डैमेज कर सकते हैं आपके पैर को, तो उससे भी आपको बचाते हैं। तो गमबूट्स बेस्ट हैं। तो और एक और ऑप्शन है, अगर आप गमबूट्स नहीं ख़रीदना चाहते तो एक सिर्फ 650 रुपीज़ के रेन फुट शू कवर आते हैं, सकते हो आप। उसमें क्या है, आप जो आपने शूज़ पहने हैं वो उन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर पहनो और निकल लो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मतलब जो भी चीज़ मैंने यूज़ की हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपको, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और बात करते हैं, मैंने अपना जो पूरा वीडियोस थी वो किससे शूट की, तो मैंने अपने फ़ोन से शूट की हैं सारी वीडियोस, और गोप्रो हेलमेट में था, और गोप्रो 7 हमारे पास एक स्पेयर था जो मेरे दोस्त योगेश का था, तो उससे भी मैंने काफ़ी वीडियो शूट की है। और सारी वीडियो एडिटिंग जो मैंने की है ना, आपने जो, अगर मेरी सीरीज़ नहीं देखे तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, प्लीज़ सीरीज़ जाकर देख लो एक बार, या थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हो सकता है अच्छी ना लगे, लेकिन देख लो यार, गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना। आजकल बहुत बड़े बड़े महान यूट्यूबर आ गए हैं। वैसे भी वीडियो मैंने Note 10 Plus पे शूट करी है और GoPro पे, और सारी एडिटिंग मैंने अपने फ़ोन पे ही की है। और मैंने जो एडिटिंग टूल यूज़ किया है वो यूज़ किया है पावर डायरेक्टर, वो बहुत अच्छा है, मतलब यूज़ कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, मतलब आई डोंट थिंक कि मैंने कोई छूटा है, जो अगर छूटा हो तो प्लीज़ आप बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कोई क्वेरी है लद्दाख सीरीज़ से रिलेटेड तो आप बता सकते हो। और हाँ, होटल्स का मैं बताना चाहूँगा। देखो पेंगोंग लेक मैं 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूँ होटल्स का।
हम दिल्ली से उधमपुर गए। उधमपुर में इजीली मिल गया था होटल, वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं हुई। एक्चुअली वहाँ पर लॉकडाउन लग गया था तो थोड़ा लॉकडाउन लगने की वजह से प्रॉब्लम हुई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। फिर हम गए अपना श्रीनगर में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हाउस बोट लेके, जो मेरी मतलब जो मैं सोचता हूँ मुझे मतलब सही नहीं लगी हाउस बोट, मुझे होटल लेना चाहिए था, क्योंकि हाउस बोट महंगी भी होती है और आप बाउंड हो जाते हो। ठीक है, तो वो मिल जाएगा आपको। होटल्स आपको वहाँ 1200 से 1500 रुपये में बहुत इजीली मिल जाएंगे श्रीनगर में। द्रास में आप एक काम करना, द्रास में जैसे ही आप पहुँचोगे, अगर आपको रुकना है तो काफ़ी लोग कारगिल भी रुकते हैं, अगर आपको द्रास में रुकना है, वैसे द्रास में ही रुकना बेस्ट जगह है। द्रास में रुकोगे, जैसे ही द्रास का बोर्ड आता है, वर्ल्ड मोस्ट कोल्डेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, ऐसा करके बोर्ड आता है, उसी के बराबर में J&K टूरिज्म का एक गेस्ट हाउस टाइप है, वहाँ रुक जाना। 500 का एक रूम मिलता है, वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ रुक जाना बेस्ट है। वो खाना भी अच्छा मिल जाता है बाहर। और लेह में तो आपको होटल्स की भरमार है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहाँ तो बहुत होटल्स हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाकी बात करते हैं फिर पेंगोंग लेक की। पेंगोंग लेक में आप पेंगोंग लेक के जो पहले टेंट्स पड़ते हैं वहाँ मत रुकना, दूसरे पड़ते हैं वहाँ भी मत रुकना। आप थर्ड में आना है, फोर्थ में जाना। उससे आगे भी मिराक जा सकते हो, लेकिन पेंगोंग लेक जो बेस्ट है वो तो पहले ही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ आपको रुकना है रुक सकते हो, लेकिन जितना आप आगे जाओगे उतना थोड़ा सस्ता हो जाएगा। एक्सपेंसिव आगे के होटल्स ज़्यादा हैं, टेंट्स ज़्यादा हैं, होटल्स तो है ही नहीं वहाँ ज़्यादा। बहुत सस्ता था पेंगोंग लेक के हिसाब से हमारे लिए। और जहाँ मैं रुका था पेंगोंग लेक में, मैं जहाँ रुका था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे वहाँ MSK और जट प्रभजोत भी उसी होटल में आके रुके थे, उसी होम स्टे में आके रुके थे। तो उसके बाद आता है, उसके बाद हम रूम से में रुके। रूम से में हमको ईज़िली होम स्टे मिल गया था। मतलब आप कहीं भी जाएंगे होम स्टे आपको मिल जाएंगे, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्राई करें कि चीप से चीप यूज़ करें। और फिर हम अपना जिस्पा पहुँचे। जिस्पा में हमें थोड़ा मुश्किल हुई, क्योंकि जिस्पा अटल टनल की वजह से बहुत भर चुका है भाई साहब, वहाँ बहुत लोग आने लगे। तो जिस्पा में भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम हुई वहाँ पर, सच में जेन्युइन प्रॉब्लम हुई। होटल मिल नहीं रहे थे वहाँ तो सच में फुल हो गया था, और जो मिल रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव था। तो एट लास्ट हमको होटल मिल गया था, लेकिन विदाउट वॉशरूम मिला वो एक प्रॉब्लम थी। मनाली में हमने पहले से ही बुकिंग कर दी थी, क्योंकि हमें पता था वहाँ तो पूरी दिल्ली वालों की दिल्ली वहाँ नाच रही है। तो हमने भैया पहले ही अपना बुक कर दिया था, अपने एक फ्रेंड था हमारा कोई, तो उसके थ्रू हमने करवा दिया था बुक। तो वहाँ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बुलेट लेके मत जाना भाई साहब, वहाँ लोग हर कोई बुलेट लेके जाता है। मैं बुलेट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं बुलेट से पक चुका हूँ। बुलेट का कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रहता लद्दाख में, पता नहीं वहाँ लोग क्यों लेकर जाते हैं बुलेट को। सब लोग बुलेट लेके ही जाते हैं, तो आप ये मत सोचना कि अरे लद्दाख का तो ट्रेंड है बुलेट पे ही जाना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बकवास है। आप अपनी अच्छी बाइक लेके जा सकते हो, पावरफुल बाइक। थोड़ा पावर का इशू आता है, देखो पावर का इशू वहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है हाई एल्टीट्यूड्स पे। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से बाइक को एयर कम मिल पाती है, एयर प्रेशर कम होता है, तो उससे कोई भी बाइक लैग करती है। तो ये एक रिकमेंडेशन थी। और अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो देखो भाई साहब, अपना ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर लेना। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होना चाहिए, कितना होना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में आपकी गाड़ी फंस सकती है, जो मैंने देखी है वहाँ पर फंसते हुए। तो और गाड़ी फंस जाती है तो भाई साहब बहुत बड़ी दिक्कत है। बाइक फंस जाए तो बाइक को तो हम निकाल लेते हैं, देखो ऐसे हमने निकाली थी, ये बाइक आराम से हमारी निकल गई थी। लेकिन गाड़ी को फंस जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब पड़ोसियों से धक्के मारने के लिए और ये सब इनको बुलाना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना आप। तो चलो यार, ये वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपकी क्या चीज़ अच्छी लगी, या मेरी लद्दाख सीरीज़ में ज़रूर बताना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और दिन। चलो बाय बाय, टेक केयर।